चौथा जो स्तंभ है हमारा सह फसली। सह फसली में, सह फसली का क्या है कि एक दलीय फसल के साथ हम अगर दो दलीय फसल लगाते हैं, अगर हमारी मुख्य फसल गेहूं है तो हमें सहयोगी जो फसल है उसकी, यानी उसमें चना, मसूर, मटर, राजमा या कुछ इस तरह का दलहन वाली चीजें लगानी ही चाहिए। और हमारे जो पूर्वज थे वो लगाते भी थे। अब देखो, गेहूं जब बोते थे तो उसमें हर 8-10 फीट पे एक आड़ सरसों की लगा देते, और गेहूं के बीच में चना मटर डाल दिया, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग भी हो जाता था। तो अगर हमारी मुख्य फसल चना है, अगर हमें चने की खेती करनी है, हमने देखना है 1 एकड़ में चना लगाना है, तो उसमें सहयोगी फसल गेहूं लगानी चाहिए। बात समझ भाई? क्योंकि जैसे प्रकृति का सहजीवन का चक्र हमें देखने को मिलता है, जंगल में बड़े पौधे भी हैं, छोटे पौधे भी हैं, उससे छोटा पौधा नीचे भी खड़ा है। अभी जैसे हमारे बगीचे में देखोगे, अगर सागौन का पेड़ है, उसके नीचे जामुन है, कटहल है, उसके नीचे भी हल्दी खड़ी है, उसके नीचे भी कुछ और है। मतलब ये प्रकृति का नेचर है। इसी तरीके से हमें अपने खेत में भी एक व्यवस्था बनानी है, जो पौधा भोजन एक दूसरे को सपोर्ट, सिवाय इंसान के कोई प्रकृति में ऐसा नहीं है जो एक दूसरे का सहयोग ना करे। मैं अपनी एक छोटी सी बात मैं बता के यहाँ इस आज के सेशन को मैं खत्म करूंगा। ये अभी तक आपके समझ में सारी चीजें आई होंगी। ये खेती की बात तो पूरी हो गई, लेकिन एक हम छोटी सी बात समझते हैं, जो एक चक्र है, बात आ रही है प्रकृति की। प्रकृति में एक तो है मानव, है एक है पेड़ पौधे, दूसरा है पशु पक्षी, और चौथा क्या है? चौथा है धरती। इन चारों चीजों को मिला के प्रकृति मोटी मोटी बन गई। अब हम एक चीज देखते हैं कि ये जो मानव है, सिवाय मानव को बीच में से अगर हटा दें हम, तो धरती के प्रति, अगर पेड़ पौधों का धरती के प्रति व्यवहार कैसा है? मतलब धरती का और पेड़ पौधों का आपस में अपने में व्यवहार कैसा है? मतलब दोनों का बढ़िया है। लेकिन धरती, पेड़ पौधे मानव के साथ भी क्या दुर्भावना प्रकट करते हैं क्या? नहीं ना। पशु पक्षी भी नहीं करते धरती के साथ, पशु पक्षी पेड़ पौधों के साथ भी नहीं करते, और पशु पक्षी मानव के साथ भी नहीं करते। लेकिन अगर कोई ऐबखोरी करता है तो केवल और केवल ये मानव ही करता है, जिस ऐबखोरी करने का नतीजा आज हमें भुगतना पड़ता है। तो आज की बात हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।